नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। तो उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने जो है 57 नंबर पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग 58 नंबर पार्ट देखेंगे। दो प्रश्नों को प्रत्येक पार्ट में देखते हैं। आज का जो प्रश्न है दोस्तों पेपर फर्स्ट का है। पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। दोस्तों एक छोटी सी आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ या सावधानी बताना चाहता हूँ कि जैसे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो जैसे जो सब्सक्राइब वाली बटन होती है तो उसी के बगल में एक छोटी सी घंटी की बटन आएगी, तो उसको आप लोग प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे प्रेस करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज करके बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है। तो नोटिफिकेशन ना पहुंचने का कारण दो हैं, या तो आपने ऑल बटन पर क्लिक नहीं किया है और या तो यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और आज सुबह में जो नोटिफिकेशन गया था, लेकिन उसके बाद में डेली वर्क वाले का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। अब देखते हैं ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसका नोटिफिकेशन पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल या महान विचारकों की लाइन, इन सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने उत्तर का बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। कुछ सावधानियों का और ध्यान रखना है कि जैसे जो शब्दों का चयन जो है, ठीक है, शब्दों का चयन आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। और जो आप लिखते हैं उसमें लयबद्धता होनी चाहिए। पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखिए जहाँ पर भी जो रेलेवेंट हो, ठीक है। और जैसे कीवर्ड जो होते हैं तो उनको अंडरलाइन भी करिए, ठीक है। अंडरलाइन करने से आप मैसेज देते हैं एग्जामिनर को कि हाँ आप इसको देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और डाटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। चलिए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देख लेते हैं कि जैसे भारत में ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व व्यवस्था का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यह आपका प्रश्न है, इसको 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को देखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जहाँ तक हमारे यहाँ ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई थी, तो उसने क्या किया कि हमारे यहाँ शिल्पकार, दस्तकार, कृषक सभी की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। और एक शोषणकारी नीति को अपनाया गया। बहुत सारी जो भू राजस्व व्यवस्थाएँ थीं कि जैसे इनमें 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएँ थी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो इन 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इसमें जो चीज़ें थी, ठीक है, वो शोषणकारी नीतियों को अपनाया गया, ठीक है। हमारे यहाँ जो भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई थी, तो उसका एक व्यापक प्रभाव कई वर्षों तक देखने में को मिलता है। कृषकों पर, लोगों पर और जो शिल्पकार थे, दस्तकार थे, हर एक व्यक्ति पर इस चीज़ का प्रभाव पड़ता था, ठीक है। और ये चीज़ें पड़ी थी उस समय। भू राजस्व व्यवस्था जो ब्रिटिश सरकार की बहुत ही ज़्यादा, बस उनका एक मकसद था केवल भारत के किसानों का शोषण करना, अपने अनुसार चीज़ों को उगवाना। कि जो भी उनको जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे नील है, कपास है, तो ये जो अच्छे रेट पर बिकने वाली चीज़ें थी इनको केवल उगाना और यहाँ से कच्चे माल को लेकर विदेशों में बेचना या अपने मार्केट में बेचना, ठीक है। मसाले हो गए, अन्य चीज़ें हो गई थी, ये सारी चीज़ें भी अंग्रेज़ों के द्वारा आयात की जाती थी, ठीक है, अपने देशों में इन्हीं चीज़ों को, ठीक है। और जो यहाँ के उद्योग धंधे थे उनको नष्ट किया गया हर तरीके से। जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, तो उसने जो भारत देश है उसको हर तरीके से शोषण किया। अब देखिए मुख्यतः जो आपसे पूछा गया है प्रश्न में
कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी तो इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो देखिए सबसे पहली जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी पद्धति थी, ठीक है। तो देखिए 1765 में जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है अंग्रेज़ों को, तो वहीं से चीज़ें ये लोग अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो स्थायी बंदोबस्त था, तो स्थायी बंदोबस्त जो है, ठीक है, यह समझौता जो होता है वो जमींदारों के साथ में होता है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए किसान है, यह एक जमींदार है, यह एक किसान है, और ये आपकी ब्रिटिश सरकार है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में समझौता था। अब ये लोग जो भी प्रतिशत बताते थे कि इस प्रतिशत, इतना प्रतिशत माल या जो भी चीज़ें लेनी हैं, ठीक है, आप किसानों से, जो कृषक हैं उनसे वसूलिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे कार्य जो जमींदार थे, ये जमींदार थे, ठीक है। तो इनके द्वारा राजस्व वसूली की जाती थी हर तरीके से। अब अगर कोई भी दिक्कत हुई तो ये व्यक्ति जमींदारों के ऊपर दबाव डालते थे और जमींदार जो थे वो किसानों के ऊपर। तो ये व्यवस्था चलती थी स्थायी बंदोबस्त में। और जो स्थायी बंदोबस्त था, इसके उसमें भूमि के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन भी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। और जो स्थायी बंदोबस्त था दोस्तों, तो यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, इन जगहों पर जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी वो लागू की गई। और लगभग समस्त भूमि का, ध्यान रखिएगा, समस्त भारत की भूमि का लगभग 19% पर जो स्थायी बंदोबस्त था उसका प्रावधान किया गया, ठीक है। लगभग कितने, 19% पर, 19% लैंड जो थी तो उस पर स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी पद्धति को अपनाया गया, ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा, कि प्रभाव भी आपको देखने हैं तीनों के, कि आखिर इनके प्रभाव क्या पड़े, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जो था तो जमींदारों से था। अब ये जमींदारों के ऊपर दबाव पड़ता तो ये किसानों के ऊपर दबाव पड़ता। अब कुछ भी हो, अकाल पड़े या अनाज फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में जो जमींदार थे, ठीक है, जो जमींदार थे तो उनका बस एक कार्य था, आपके यहाँ घर में हो या ना हो हमें चाहिए, नहीं तो हम आपकी भूमि जब्त कर लेंगे, भूमि से वंचित कर देंगे। तो इस तरीके की पद्धतियां हमारे देश में अपनाई गईं, ठीक है। जो स्थायी बंदोबस्त था, जमींदारी पद्धति थी, इसने अधिक से अधिक लोगों का शोषण किया। और उनके घर में भले ही खाने को ना हो, पीने को ना हो, फसल ना हुई हो, लेकिन उनको राजस्व देना पड़ता था, ठीक है। जो कर था वो ज़रूर से ज़रूर चुकाना पड़ता था तय समय सीमा पर, ठीक है। तो ये आपका जो स्थायी बंदोबस्त था उसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। और देखिए जैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे, लेकिन आपको शब्द सीमा निर्धारित की गई है कि जैसे 200 शब्दों में ही इस प्रश्न को लिखना है तो 200 शब्दों में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो शब्दों का अच्छा चयन करिए और सारी चीज़ों का समावेश करते हुए अच्छे से आप लोग लिखिए। अगली व्यवस्था क्या थी, महालवाड़ी पद्धति। तो देखिए महालवाड़ी पद्धति का मतलब ये है कि जैसे अभी जमींदारी में क्या किया कि जमींदार थे, ठीक है, इनका संबंध ब्रिटिशों से था और ये किसान थे जो अनाज उगाते थे, खेतों पर कार्य करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो किसान थे किसी न किसी गांव में रहता होगा, ठीक है, या किसी न किसी क्षेत्र में रहता। तो अब ये लोग क्या किए, ब्रिटिश लोग, कि अब जमींदारों से ना समझौता करके एक गांव के लोगों को, एक एक गांव को महाल मान लिया। जैसे एक गांव में मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, अब 100 लोगों के साथ में एक महाल मान लिया और सभी लोगों के साथ में समझौता कर लिया, ठीक है। तो इस डायरेक्टली एक चीज़ें चली, ठीक है, जो महालवाड़ी पद्धति थी उसमें, ठीक है। और इसको लागू कराया गया था, तो इसको लगाया गया था 1833 के एक्ट के माध्यम से इसको लाया गया था। और जो ग्राम पंचायती थी तो इनको ग्राम पंचायतों को भी नष्ट करने की बातें कही जाती हैं कि इस पद्धति ने ग्राम पंचायतों को नष्ट कर दिया, उसके महत्व को नष्ट कर दिया, ठीक है। मालवाड़ी पद्धति की बात कही जाती है तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश हो गया, और ये सारी जगहों पर जो मालवाड़ी पद्धति थी इसको लागू किया गया, ठीक है। यह जो मालवाड़ी पद्धति थी तो यह 30% पर, जैसे समस्त भूमि 100% है, ठीक है, तो ये 30% पर लागू की गई थी। कितने प्रतिशत पर, 30% पर लागू की गई थी, 30 या 31% पर
लागू की गई थी। ठीक है, कुल समस्त भूमि का, ठीक है, समस्त भूमि का 30% या 31% भूमि पर इसको लागू किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ें थी कि भूमि कर की इकाई को, जैसे एक पहले खेत माना जाता था कि एक खेत से जितना हुआ उसका आपको देना है, लेकिन अब इकाई को खेत ना मानकर बल्कि ग्राम या महाल, पूरे गांव को ही, क्षेत्र को ही पूरा पूरा मान लिया गया। ठीक है, तो इसी को महाल कहा गया। ठीक है, और इसमें जागीर से नहीं बल्कि गांव के सभी पट्टेदारों से साथ में समझौता किया गया। जैसे मान लीजिए एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं, तो 50 के साथ उस ग्राम को ही पूरा का पूरा महाल मान लिया जाता, और ब्रिटिश सरकार ने इन सबके साथ में समझौता कर लिया। और अगर समय पर आपका कर नहीं आता तो आपकी भूमि से वंचित कर दिया जाता था। ठीक है, उनको टैक्स चाहिए, आपके साथ में कुछ भी हो, जैसा भी हो, किसी भी बुरी परिस्थिति में हो, आपको टैक्स देना है तो देना है। ठीक है, ऐसी स्थितियां आती थी। अगली व्यवस्था कौन सी है? अगली व्यवस्था जो कहलाती है वो है रैयतवाड़ी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी की जहाँ तक बात की जाती है तो रैयतवाड़ी जो है समस्त भूमि के 51% पर इसको लागू किया गया। कितने? 51% पर। ठीक है, जो टोटल लैंड थी उसका 51% लैंड पर इस जो रैयत वाली व्यवस्था थी इसको लागू किया गया। और मुख्यतः जो क्षेत्र थे, बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया और अन्य जगहों पर यह जो व्यवस्था थी इसको लागू किया गया। अब इसमें क्या थे? इसमें ऐसे व्यक्तियों से, डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, चीज़ें बदलती जा रही हैं कि जैसे पंजीकृत भूमिदार, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक पंजीकृत भूमिहार है कोई, ठीक है, भूमिदार जिसके पास भूमि है और पंजीकृत है, ठीक है, तो वह भूमि का स्वामी भी है और लगान के लिए उत्तरदायी वह पर्टिकुलर व्यक्ति ही होगा। तो अब डायरेक्टली किसानों से चीज़ें की जाने लगी रैयतवाड़ी में। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए जो भूमि का मालिक है तो उसको बेचने का भी अधिकार है, गिरवी रखने का भी अधिकार है। ठीक है, और अगर जैसे एक कहा भी जाता है कि जब तक मतलब जैसे जो डेट रहती थी शाम तक, शाम के 5 बजे तक, सूरज ढलने तक, अगर जो कर है, टैक्स जो है, ठीक है, अगर वह राजस्व ब्रिटिश सरकार को नहीं मिला तो वह भूमि से वंचित कर देते थे। तो यह सारी चीज़ें होती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात की जाती है तो इसकी शुरुआत जो है 1792 में मद्रास के 12 महल क्षेत्र से टॉमस मुनरो ने की थी। और इसके टैक्स को पहले 40% रखा, फिर 50 किया, फिर 66% किया, 60% किया, फिर उसके बाद 100% तक बढ़ाया गया। तो इसी के फलस्वरूप क्या हुआ कि दक्कन में 1875 में दंगे भी किसान लोग करते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भाई किसान कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक संतोष करेगा कि हम जो उगाते हैं, हम जो पैदावार करते हैं, उनका सारा का सारा माल तो यही लोग लेके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां इस व्यवस्था में देखी गई। ठीक है, तो इन चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं, 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है, और जो दोस्तों इसकी पीडीएफ है, पीडीएफ आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 2019 मेंस के लिए अलग से चल रहा है, 2020 मेंस के लिए अलग से चल रहा है। तो जो लोग भी जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स वीडियोज़ और फुल टेस्ट सीरीज़ और आपका ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती हैं। डेली वर्क का डिस्कशन चल रहा है तो उसको भी आप लोग लाइव डिस्कशन को देख सकते हैं। उसमें भी मेंस जीएस पेपर 4 का जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। थर्ड पेपर, सेकंड पेपर जो भी है तो उनके भी प्रश्न आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पीसीएस एकेडमी के परिवार से एक बार जुड़ने के बाद जब तक आपको मटेरियल दिया जाएगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, ठीक है, एक बार आप जैसे 1 टाइम पेमेंट है, ठीक है, एक बार आपने पैसा पे कर दिया और फिर उसके बाद में जब तक आप सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप जैसे 2019 का, 20 का, ठीक है, तो जिसमें भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। सभी की फ़ी जो है वो सेम कर दी गई है। जो भी व्यक्ति लेना चाहे, अभी तक डिस्काउंट चल रहा था लेकिन अब कोई डिस्काउंट नहीं है, सेम फ़ी है। और एक बार आप परिवार से जुड़ गए तो आपको परिवार जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता पूरी पूर्ति करेगा, आपकी हर तरीके से सहायता करेगा। ठीक है, चलिए,
और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए जानकारी ले सकते हैं आप लोग। अब आज का जो दूसरा प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 116 है और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न को लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, लयबद्धता होनी चाहिए और शब्दों का चयन आपका अच्छा होना चाहिए। तथ्यों का समावेश करिए, डाटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। और जो उत्तर लिख रहे हैं उसको पैराग्राफ और पॉइंट्स के फॉर्मेट में दोनों को समावेश करते हुए यहाँ पर भी जो रेलेवेंट है उसको आप लोग लिखिए। ठीक है, तो जो आज का प्रश्न है उसको देखते हैं। रेलवे में निजी अभिकर्ताओं को सम्मिलित करने के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अभी हाल ही में रेलवे क्षेत्र में, ठीक है, तो रेलवे में निजी संस्थाओं या जो अभिकर्ता हैं, ठीक है, तो उनको सम्मिलित करने की बात कही गई है, निजी भागीदारी की बात कही गई है। तो इस पर आपको पक्ष विपक्ष पर बातें बतानी है। तो देखिए, रेलवे में निजी भागीदारी की बात कही जाती है तो वर्तमान में इस समय तेजस ट्रेन चलाई गई है, प्राइवेट सेक्टर ने चलाई है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि तेजस ट्रेन जो है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में जाती है। ठीक है, लखनऊ और दिल्ली के बीच में, लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। तो ये तेजस रेलवे मतलब निजी क्षेत्र की यह पहली ट्रेन है, यह चल रही है वर्तमान में। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी स्टार्ट होगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ रेलवे में निजीकरण के, निजी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। और भी सरकार, गवर्नमेंट क्या विचार कर रही है कि जैसे रेलवे डिपार्टमेंट और एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, तो वह इस पर विचार किया जाएगा। और यह विचार किया जा रहा है कि जैसे सरकार क्या करेगी, 150 ट्रेनों को प्लस 50 रेलवे स्टेशनों को जो निजी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसको सौंपने की बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से रेलवे में निजी भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है और उस कार्य को किया भी जा रहा है। अब आपको पक्ष और विपक्ष में तर्कों को देना है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पक्ष में तर्क कौन कौन से हैं कि जैसे देखिए, बेहतर अवसंरचना, जैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, जो सर्विसेज होती हैं प्राइवेट सेक्टर की और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग ट्रेन में सफ़र किए होंगे तेजस ट्रेन में, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, जो अवसंरचना विकास है वो बहुत अच्छा है, जो फैसिलिटी मिलती हैं ग्राहकों को वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। तो इसलिए अब आप जो सरकारी क्षेत्र के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो रेलवे जो ट्रेनें चलाए जा रहे हैं उनका हाल प्लस तेजस ट्रेन का हाल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में तुलना कर सकते हैं। और क्या है कि जैसे एक बेहतर निवेश की बात कही गई है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा, ठीक है, रेलवे क्षेत्र में, ठीक है, रेलवे क्षेत्र में अगर निजी भागीदारी होगी तो इससे क्या होगा, एक निवेश जो होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो 100% FDI की सीमा रेलवे क्षेत्र में कर दी गई है, तो इससे भी लाभ होगा और जो निवेश की मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे कि जो रेल अवसंरचना है और रेल की जो सेवाएं हैं, रेलवे की जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी तरीके से की जा सकेंगी। और क्या है कि जैसे जो हमारे यहाँ अगर रख रखाव के लिए, मरम्मत के लिए अगर प्राइवेट सेक्टर को चीज़ों के लिए कहा गया और इसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, तो जो दुर्घटनाएं होंगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, जो दुर्घटनाएं होंगी वो बहुत कम होगी। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का क्या सिस्टम रहता है कि सारी चीज़ें आपको अप टू डेट मिलेंगी, सारी चीज़ें सही स्थिति में मिलेंगी, रख रखाव अच्छा होता है, मरम्मत का कार्य अच्छा होता है, सारी चीज़ें बेस्ट होती हैं। इसलिए दुर्घटनाओं की संभावनाएं, जैसे जो रेलवे में चेतावनी प्रणाली होती है उनका भी आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते हुए बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें दी जाएंगी लोगों को। और क्या है कि जैसे जो रेलवे है, रेलवे की परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, जो निजी क्षेत्र है वो हर तरीके से जो रेलवे सेक्टर, रेलवे डिपार्टमेंट है,
ठीक है, रेलवे क्षेत्र है उसकी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग कर सकेगा। ठीक है, अब देखिए ये पक्ष की बातें थी, अब विपक्ष की बातें कर लेते हैं कि जो लोग रेलवे में निजी क्षेत्र के भागीदारी को नहीं चाहते। पहले तो पक्ष की बातें करी कि कौन कौन से फ़ायदे होंगे, और अब सीमाओं पर बात कर लेते हैं कि जो लोग विपक्ष में हैं कि देखिए अवसंरचना का तो विकास होगा, लेकिन अवसंरचना में स्वामित्व का भी एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उठेगा आके। ठीक है, साझाकरण में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी कि किस तरीके से जो प्राइवेट सेक्टर है और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, तो दोनों में सामंजस्य कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ रहकर समन्वय से कार्य कर सके। ठीक है, और क्या चीज़ होगी इसमें कि जैसे निजी क्षेत्र और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, दोनों के बीच में हितों का टकराव होगा कि आप लोग खुद जानते हैं जब प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी फैसिलिटी को देगा तो अच्छी खासी अपनी जो इनकम है उसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, और वहीं पर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको राजस्व की प्राप्ति बहुत कम होगी, उतनी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में एक हितों का टकराव भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि प्रशुल्क संबंधी मुद्दे कि जैसे वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो शताब्दी जो एक्सप्रेस है उसका किराया जो है, ठीक है, तेजस ट्रेन से बहुत कम है। ठीक है, कहने का मतलब है कि तेजस ट्रेन का किराया जो है वो शताब्दी एक्सप्रेस से बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये प्रशुल्क संबंधित जो सामंजस्य है इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, इसको किस तरीके से दोनों लोगों को एक साथ लाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो ये कहेगा कि हम तो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसी के अनुसार हमें लाभ चाहिए, आपको अपना फ़ी जो है या प्रशुल्क जो है उसको आप कम रखिए। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी और सारी चीज़ें दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम पैसा भी ज़्यादा लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एक मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति को दर्शाता है। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ रेगुलेटर पर भार पड़ेगा, जैसे उच्च नियामकीय भार कि जैसे जो हमारे यहाँ उच्च लागत है और निम्न लाभ है, जैसे रेलवे को रख रखाव और मैनेजमेंट के लिए जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसका आउटपुट आता है, जो लाभ आता है वो बहुत कम है। तो ये भी चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। नियामकों का भी हमारे यहाँ अभाव है, तो ये भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे जो रेगुलेटर्स हैं उनको भी अच्छा करने की ज़रूरत है, और निजी क्षेत्रों का एक तो अनुभव भी रहा है कि जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला पाते, अपने बिजनेस को नहीं चला पाते, जो उनका प्रोजेक्ट होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, विपक्ष में तर्क हैं जो रेलवे क्षेत्र में निजी भागीदारी को किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ 2006 में क्या किया गया था कि कंटेनर ट्रेनों की, जैसे प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को कंटेनर ट्रेनों की परिचालन की अनुमति दी गई थी। ठीक है, लेकिन इनकी लागत बहुत ज़्यादा आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करते हैं। और जो निजी क्षेत्र हैं, निजी क्षेत्र हर तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं दोनों के बीच में सामंजस्य की एक चीज़ नहीं देखने को मिलती है, जिससे कि 2006 से कंटेनर ट्रेनें जो चलाई गई थी तो इनकी अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। ठीक है, तो अब जो चीज़ें हैं भारत में चल रही हैं, और भारत में रेलवे के साथ रेलवे में जो निजी क्षेत्र है उसको भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है। पीटी की तैयारी दोस्तों यहाँ पर फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। पीसीएस एकेडमी पर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पीसीएस एकेडमी सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2019 और 20 का ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।